गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जो है यानी पहला चैप्टर ही इकाई 1 के ही अंतर्गत आप लोग को संसाधन चैप्टर चल रहा था और संसाधन में जल संसाधन के बारे में बतलाएंगे। जल संसाधन में चालू करने से पहले आप लोग को एक बात कहते हैं, जो आज से क्लास का मान लीजिए जो आज आज ही के दिन आप लोग को क्लास मेरे यहाँ एंड हो जाएगा अगला सैटरडे को, ठीक है। संडे को आप लोग को फेयरवेल हो रहा है और फेयरवेल तो समझ ही रहे हैं क्या चीज़ है, तो उस दिन तो आप लोग को पढ़ाई होगी ही नहीं। सैटरडे तक पढ़ाई चलेगी और इस सैटरडे तक की पढ़ाई में आप लोग का एक इतिहास लिखाएगा जो आपने 10 साल की मेहनत क्या की है। इसलिए अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी। अगर ठान लिया जाए तो एक दिन में लोग इतिहास बदल देते हैं, एक पल में इतिहास बदल देते हैं। अभी तो 8 दिन का समय है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन बनाए हुए हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, इसमें आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं आप लोग के बीच में फिर एक अनाउंस दे रहा हूँ, मैं खुशी की बात कह रहा हूँ। जो मेरा एक स्टूडेंट एकदम सबसे कम उम्र में बिहार पुलिस भी बन गया परसों, आप लोग देखे होंगे स्टेटस में लगा हुआ था। अभी नाम क्लियर नहीं करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है उसकी सफलता, आप ही के इधर का है, लगुनिया का है, लड़का है। वो भी कभी दिखाया नहीं आप लोगों की तरह जो मैं हूँ, वो केवल इतना ही कहता, जी हाँ इतना ही कहता, जो मैं जो कुछ हूँ वो सर का देन था, सर के गाइडलाइन से मैं जो कुछ हूँ। और कभी वो नहीं दिखाया लड़का, कभी नहीं। घर से निकला एकदम ऐसे करके, लगता था जो उसको बीमारी है, गर्दन टेढ़ है, नीचे झुक करके एकदम कबाड़ी साइकिल से जाता था लाइब्रेरी फील्ड। उससे कभी न दिखाई दिया ठंडा, न कभी धूप, न कभी बरसात। चंदन की तरह लेबर किया, लेबर करके दोनों भाई। अब बताइए, मैं आप क्लास में पूरे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, जो एक पेरेंट्स को क्या लालसा होता है जो मेरा बच्चा एकदम टाइम टेबल सक्सेस हो जाए। उसका बड़ा भाई भी एकदम टाइम से ग्रुप डी में चला गया, चाहे महीना 20,000 का हो, चाहे महीना 30,000 का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर लिया, जॉब हो गया। और ये लड़का को भी टाइम रहते हो गया जॉब। उसके पिताजी बहुत लेबर किए थे, अभी उनके अंदर से कितनी खुशी होती होगी, जरा सोच करके तुम लोग देखो। एक परिवार में जितना उनका बच्चा था सब सक्सेस। बेटी को शादी किए, बेटी का हस्बैंड उस समय में प्राइवेट सेक्टर से था टीचर, अभी सरकारी टीचर हो गया। अब उनको कोई चीज़ की कमी रही? जो लालसा कहा जाता है, एक अच्छा कर्म किए हुए थे। अरे अच्छा कर्म क्या करेंगे? उन्हें कभी दूसरे का संपत्ति देख करके, दूसरे के बच्चा को देख करके, दूसरे का होता है जो है ना, वो जलन नहीं थी। अपने में संघर्ष करते रहे, आज सक्सेस उनका परिवार हो गया पूरा से, बिल्कुल। और मैं ही नहीं, हमारे ही जैसे टीचर और हमारी ही जैसी संस्था के ऑनर उसको एक गाइडलाइन करके उस जगह तक पहुंचवा दिए। लेकिन लड़का में भी घमंड नहीं था, लड़का में भी घमंड नहीं था। एक हम तुम लोग को एग्जांपल देते हैं, ये कलम तो देख रहे हो ना, ये कलम का कहानी जानते हो? कभी भी कहानी जो हम कह रहे हैं उस कहानी को फॉलो करके देखो। इसके 2 भाग हैं, एक ढक्कन है और एक, ठीक है। बताओ इसमें महत्वपूर्ण कौन है? ये महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं भी रहेगा तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ये लेकर के चाटोगे क्या? नहीं ना चाटोगे। लेकिन नाम कौन कमाता है? ये देखो, इससे पूरा काम किए, लिखे, सब काम किए, ऊपर से लग गया ये। कैसे ने नाम कमाया? ऊपर कौन है, नीचे कौन है? वाहवाही करने की बात है तो कौन दिखाई दे रहा है? इसलिए जिंदगी में कुछ ऐसा बनो जो तुम्हारा, ठीक है, महत्व हो। इसका क्या रेट होगा? कोई रेट होगा? लेकिन वाहवाही किसी का है, किसका है? तो ये ढक्कन का है। अगर जिंदगी में आए हो तो कुछ कमाओ। अरे जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन जिंदगी में एक अजीब जो होता है ना, वो अजूबा है। ऐसा जरूर बनो जो तुम्हें देखने के लिए लोग और तुम्हारा वेट करे, ऐसा जरूर बनो। ये मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये क्लास 10th है, 10th में ही बच्चे का भविष्य को संवारा जाता है और बच्चे समझते हैं। जिनका ट्रैक अभी चेंज हो गया वो हो गया, इंटर में वो नहीं पढ़ाई करेंगे। जब इंटर में पढ़ाई नहीं करेंगे तो टाइम पास तो सब करते हैं ना, ऐसा थोड़े है जो सब बच्चा फेल करेगा, पास तो करेंगे ही। लेकिन क्या देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना सिस्टम को आप लोग, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए, एक पेरेंट्स को कभी समझ गए सोचने की, उनको कभी देखने की कोशिश कीजिए साइड से, जो कितना मजबूर है।
लेकिन वो मजबूरी में भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये कभी सोचने की कोशिश कीजिए, कभी उनके दुख को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये गलत है जो कर रहे हैं आप लोग, ये गलत है। बहुत मुश्किल से आपके पेरेंट्स आपके लिए 2 रुपया जमा करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और आप ऐसा ऐसा कर्म कर लेते हैं जो गार्जियन जीते जी मर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए थोड़ा अच्छा बनिए। 8 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, मात्र 8 दिन। 8 दिन में आपको तैयारी करना है। कोई लड़का कोई लड़की कहते हैं ना, जब मुझे मन नहीं लगता है पढ़ने में, सर कॉपी निकालते हैं तो नींद लगने लगती है, सर कॉपी निकालते हैं तो अजीब अजीब अंदर में महसूस होती है। ये सब गलत है, ये समझ लीजिए। रे बाबू चुप रहो ना, काबिल नहीं हो तुम लोग भी। काबिल वही होगा हमारे नजदीक में जिसको 100 क्वेश्चन दिए थे, 100 क्वेश्चन में अगर मगर लेकिन परंतु नहीं लगाए, उसको हम सही समझते हैं। 13 महीना की तैयारी करवाए हैं तुम लोग को, 12 महीना नहीं, 13 महीना। क्या तैयारी है? क्वेश्चन कहता है जल के विविध उपयोग, तो जल के विविध उपयोग में अगर 10 गो ऑप्शन है तो हमें 10 गो ऑप्शन देना है। अगर हम 8 गो दे रहे हैं, इसका मतलब है जो 2 गो याद नहीं, हम कम चलाव हैं। समझ रहे हो ना? 500 नंबर का हुआ है एग्जाम, तो 499 क्यों आएगा? 499 क्यों आएगा? मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, इसका जवाब। मुझे पूरा तैयारी करना है ना। और ये ठान लो तो जीत है। अब ये कहोगी जी सर आप क्यों नहीं किए? कह सकती हो ना। मैं 2005 का स्टूडेंट हूं। 2005 में तो पता है जो इस एरिया में कोचिंग नहीं था। मैं शरीर से मजबूर मैं बेलारी हाई स्कूल का स्टूडेंट हूं। मैं बेलारी हाई स्कूल कैसे जाता? मुझे तो कोई लेकर के भी जाने वाला होना चाहिए ना। मुझे कॉपी किताब की भी मजबूरी थी। मैं तो तुम लोग को पढ़ा करके मैं कह रहा हूं अभी कैमरा के पास, तुम कभी मेरे पेरेंट्स से पूछ लेना। मैं क्लास 10th का बुक मंटून भैया के रिलेशनशिप से मैं लेकर के पढ़ाई किया। कॉपी तुम लोग का कॉपी से, जैसे कोई मेरे क्लासमेट है, भला ना तोरा कॉपी में लिख दे छियो करके मैं लिखा। मैं अपने ट्यूशन फी, यानी ट्यूशन फी कहते हैं एग्जामिनेशन फी के लिए मैं, ठीक है, किसी और के यहाँ काम किया था मैं। जी नहीं 3 महीना में पढ़ा हूँ बस। 3 महीना वो अपने दोस्त राजू, संतोष और पलटन की कृपा से। यही कोचिंग, जो कोचिंग मैं चला रहा हूँ, वही कोचिंग कोई और आदमी चला रहे थे। हाँ, रुपेश सर थे, रामनरेश सर थे, प्रवीण सर थे और मेहताब सर थे। वो हमारे 4 सर थे जो हमें 3 महीना पढ़ाए बस। मैं तो मजबूर था ना भाई। मैं इंटर में गया हूं तब साइकिल चलाना सीखा हूं। बताइए मैं कितना मजबूर होकर के पढ़ा। तब हमारे मतलब हमें मजबूरी आई। आप लोग को मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, ऑफलाइन क्लास दे रहा हूं, आप ही का कहना है ना। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया तो मैं कहा दिया जो केवल 2 पार में पढ़ाऊंगा, तो नहीं सर मॉर्निंग वाला भी बैच चलना चाहिए। मैं आप लोगों के बात पे चला, मैं मॉर्निंग वाला भी बैच दिया ना। काशीपुर जहां मेरा 50 लाख का सेटअप लगाया हुआ है, मैं उसको आप लोगों के लिए थोड़ा दूर कर दिया। मैं 9 बजे जाता हूं ना वहां, 9 बजे, जहां मैं 7 बजे जाता था। कभी आप लोगों ने महत्व दिया? कभी? 2 घंटा में लेट गया वहां। मेरा अभी दोनों बैच वहां बंद है। वहां 9 बजे से 11 बजे तक बैच चलता है बस। देखे होंगे आप लोग, एक बैच में कल लंच की मतलब अनाउंस किया हूं जो 10 तारीख से बैच चालू होगी। वो 10 कहे हैं लेकिन 15 से उसका थ्योरी चालू होगा, 16 से। तो समझिए जब फिर एकाएक मैं बैक हो जाऊं। सबका बैच अभी लगातार बैच चालू होगा, 10 दिन 15 दिन पर नया बैच चालू होगा। आज ठीक है, कल पूरा सेटअप नया, हम वहाँ जो पुराना हो गया था वो सबको हटा दिए हैं। नहीं, आप लोग सब वहाँ कीजिए। देखिए यहाँ क्या होता है, जो जैसे हम उस रूम में तो ज़्यादा देर रहते नहीं हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, तो आप लोग इंटरनेट खोल लेंगे, गाना बजाने लगेंगे, ये वो करने लगेंगे। और काशीपुर में क्या है जो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको 1 घंटा थ्योरी होगी, 1 घंटा लैब होगा। आप लैब में, वहाँ लैब फैकल्टी हैं आपको, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आप क्लास करेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो गड़बड़ा जाएगा क्लास, ठीक है। पहले की तरह नहीं, पहले की तरह पढ़ते आए हैं तो आप लोग को थोड़ा वहाँ थोड़ा रहेगा जो, हाँ सब सिस्टम है, तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा। मैं बैच भी देने के लिए सब कुछ मैं सिस्टम में ला दिया हूँ। बस आप एक स्मार्ट बोर्ड केवल वहाँ लगाना बाकी है, वो भी अगर हुआ अगर उस ढंग से तो मैं स्मार्ट बोर्ड भी लगा दूंगा, ठीक है। थ्योरी करवाने में सुविधा होती है हमें,
ऐसे क्या है जो मान लीजिए एक बोर्ड पूरा भरेंगे, जैसे अभी ये यही आप लोग को तो याद है, जहाँ सर को याद है, ये तो मैं आप लोग को प्रमाणित दे दिया हूँ जो मुझे याद है। लेकिन याद में क्या होगा, जब तक लिखते नहीं हैं तब तक बच्चा को उतारने में या कोई चीज़ करने में होगा। ऐसे तो नहीं है जैसे हमारे माइंड में सेट है, ऐसे ही आपको माइंड में सेट हो गया है, पढ़ा दी, तो ऐसा तो नहीं होगा। मुझे भी अगर याद हुई तो बार बार प्रैक्टिस करने से न हुआ है, तो इसीलिए लगाएंगे। तत्काली अभी नहीं लगाएगा, लगाएंगे अभी तत्काली जैसे है अभी वैसे ही चलेगा। आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके समझ गए ना सीखने के ऊपर। मैं ऐसे नहीं सिखाता बच्चों को जो कोर्स क्लियर हो गया, मैं ऐसे सिखाता हूँ जो बच्चे काम करने के लायक बन जाए। आखिर जो भी हमारे यहाँ से कंप्यूटर सेक्टर से निकल करके आए हैं, तो देखिए या तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे सेटल हैं। 100 का 20% बच्चे सक्सेस है या अपना भी काम कर रहे हैं। चाहे वो महादेव चौक हो, चाहे इस लोकल एरिया में, देखिए सब तो अवतार का ही प्रोडक्ट है कंप्यूटर की दुनिया में। अपने चौक पर 3 गो से 4 गो है जो दूसरा दुकान है कंप्यूटर का जो चला रहा है, दूसरा यहाँ सीखा है, वरना सब अवतार का प्रोडक्ट है। इसलिए आप लोग अच्छा से मन से पहले 10वां का परीक्षा दीजिए, ठीक है सब स्टूडेंट। और थोड़ा डर लाइए शरीर में। रात में मैं टीचर हूं लेकिन रात में एकाएक 12 बजे 1 बजे में नींद खुल जाती है। बच्चा क्वेश्चन के लिए आया है, देखते हैं तो भाई कोई है ये नहीं है। सपन में मैं देखता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं 10वां क्लास को, लेकिन आप लोगों में से कोई आदमी को मैं ये 4-5 बच्चा को मैं बार बार टॉर्चर करता हूं, क्योंकि चारों को मैं अपने नज़र के सामने में रखता हूं। जब आप लोग घर से आते हैं और बिछौना देखते हैं किधर बिछाना है, बिछौना बिछाए तान लिए चद्दर सो गए, तो ऐसे ही तो घर पर भी बच्चे करते होंगे। कल मैं 45 मिनट बाहर में खड़ा रहा हूं, 45 मिनट आप लोग को चाबी लेकर के छुट्टी के बाद, लेकिन कोई आदमी नहीं आया है। जब 1 घंटा 2 घंटा आप लोग फील्ड वर्क चौक पर अगर कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो घर पर भी करते होंगे, कॉपी किताब नहीं निकालते होंगे ना। क्या रिजल्ट होगा? क्या आपके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार होंगे? क्या कल जिस समय रिजल्ट निकलेगी उस समय में आप कहेंगे जो गलती हमारी है, हमारे सर पढ़ा रहे थे और मैं उस चीज को नहीं पढ़ रहा था। जब क्लास में वो पढ़ा रहे थे उस समय में मैं ध्यान नहीं दे रहा था। जब कहते थे होमवर्क याद करके लाने के लिए, तो उस समय मैं होमवर्क याद करके नहीं ले जाता था। क्या आप कहेंगे? नहीं कहेंगे। उस समय में एक संस्था बदनाम होती है, इस चीज को समझिए। इसलिए आप लोग पढ़िए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। कोई भी लड़की कोई भी लड़का संस्था को केवल बदनाम कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं एक नहीं 2-2 आंख लगा करके मैं पढ़ा रहा हूं। जो क्लास में आएंगे टीचर या पेरेंट्स तो देखेंगे जो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, जो आप देखिए जो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। लेकिन तुम लोग आज हमारे अवतार फैमिली में लगभग 246 या 247, 250 राउंड फिगर लेकर के चलिए स्टूडेंट है। बाहर के स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, और जूनियर क्लास तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। 8 से हमारी बैच चलती है, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 क्लास। अरे वो चल रहा है तो उस नीचे करके ना पढ़ा रहे हैं। इतना क्लास तो मैं पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर। अगर इतना बच्चा अगर मेरा एक वीडियो को देखे तो 250 आदमी देखेगा। क्या क्लास 10th का टोटल बच्चा देख पाता है? तुम्हें तो लगता है जो सर ने, हम तो देखते रहते हैं ना, एडमिन है तो देखते रहते ना कौन क्या कर रहा है। अरे इतना बिजी हो क्या? इतना बिजी हो? गार्जियन तुम्हें उठा देते हैं मॉर्निंग में, बेटा कोचिंग जाओ, बेटा कोचिंग जाओ, और आकर के कोचिंग पढ़ते हो तुम लोग हैं? क्या रुपेश, हल्का गेट सटाया मतलब ढकाया कि मतलब खोला, उठा हुआ मिला ना। मैं मुझे 2:30 बजे के बाद नींद नहीं होती है। रेयर केस कभी तबीयत और खराब रहता है तो इंसान ही तो हूं मैं, वरना एकदम अपडेट रहता हूं। अभी एकदम सही सलामत, अभी तो देखिए रहे पूरा मेंटेन, दवा चल रहा है, खाना पीना एकदम सब कुछ सही सलामत है। ठीक है, नहीं तो दवा वो वाला खा रहा हूँ मैं, हेम्योपैथिक, ये नहीं खा रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, इसलिए मैं ये दवा नहीं खाता वो। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं ड्राई फ्रूट्स ले लिया हूँ, ठीक है, लिक्विड वगैरह है, सब कुछ एकदम फल फूल में कमी नहीं किए हैं, उसी से मेरा तबीयत सही है अभी। और मैं हाँ फिर तो थोड़े हम भर पेट खा लेते हैं, जो कोई दिक्कत है, एकदम हल्का खाते हैं जो ताकि मेंटेन रहे शरीर। और सबसे बड़ा चीज़ मेंटेन तो है मेरा शरीर, आप लोग मेंटेन कीजिए, 8 दिन में आपका भविष्य बनेगा। एक बच्चा मैथ की स्टूडेंट कल हमें बोलती है क्या सर
फलाने टीचर का कोई क्वेश्चन नहीं लगा। एक बात बताते हैं आपको, क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया, जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। तो जल स्रोत, जल से चैप्टर, तो हम जल चैप्टर तो आपको पढ़ा दिए ना। अब ये क्वेश्चन नहीं रह करके अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो क्या मेरा गेस नहीं लड़ा? क्या गेस नहीं लड़ा? हम तो गेस किए ही नहीं, लेकिन क्या मेरे पढ़ाया हुआ टॉपिक नहीं लड़ा? तो आप तो पढ़े ही नहीं, और कह दिए नहीं। क्या जरा सोचिए आप ही लोग, आप सभी स्टूडेंट जो क्लास में भी प्रेजेंट हैं, क्या सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन कोई सेट करता होगा क्या? कभी भी? तो बच्चे तो पढ़ते हैं नहीं, बच्चे को पता ही नहीं है जी ये क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी बुक से है, ये तो उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो कहते हैं एग्जाम टाइट हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन नहीं लड़ा, फलना टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, उसके रोजी रोटी पर, एक तो अपना नहीं पढ़ा और रोजी रोटी पर ड्राम गिरा रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, वो जो फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन था, ये तटरेखा की सीमा से कितने किलोमीटर से हाँ। वो है 19.2 जो है, हाँ, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट टॉपिक हम 22 पढ़े थे, फिर भी बुक में ये नहीं दिया हुआ था। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मेढक वाला भारतीय भवन, तो भारतीय भवन से टॉपिक उठा लेता है। हम आपको क्या बोले, टॉपिक के लिए तो बुक न है, बुक में जैसे मेढक वाला क्वेश्चन जो है एड्रिनल है ना उसका आंसर, बताइए जो वो आपके बुक में है? नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ने पे भी वो नहीं मिलेगा। नहीं ना है। नहीं, लेकिन जो आदमी एसएफ से, जो आदमी भारतीय भवन से अपना आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयारी किए हैं, जैसे हम लोग, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोग को पढ़ाने से पहले इस चीज को पढ़ा हूं बहुत अच्छा से, जो मैं बच्चा के बीच क्या दूंगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन है जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं, अगर बच्चा ये क्वेश्चन करेगा तो हम इसके अलावा उसको क्या समझा सकता हूं, ये चीज मेरे अंदर में पहले ये क्वेश्चन आई है, और मैं इस क्वेश्चन का पहले एक्सप्लेन मैं अपने आप में कर लिया हूं, तब आप लोगों के बीच में आया हूं। ठीक है, ये सत्य है। जो गांव का कोचिंग है, रूरल एरिया में है कोचिंग, समझ गए, और बिहार बोर्ड ही नहीं, अब सीबीएसई चाहे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जो सच्चाई है। वरना अगर बच्चा देखे कंटेंट्स को और समझने की कोशिश करे तो मैं बहुत कुछ बच्चों को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, जो कुछ भी है, मैं आप लोग से एक बार नम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो आप सभी स्टूडेंट्स जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो अभी क्लास में हैं, याद रखिएगा, वर्क इज वर्शिप। एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर ये आपका सोच होगा जो कोई मुझे दे देगा, तो याद रखिएगा, कोई अगर देता है ना तो उसका 4 गुना वो वसूल करता है, 4 गुना, दोबारा नहीं, दुगुना नहीं, 4 गुना। इसलिए लेने की आशा किसी से मत रखिए। जो प्रकृति ने आपको दिया है और जो आप लेबर करते हैं वही आपकी सबसे मतलब क्या कहता है, सो संपत्ति है आपकी, बस उसी से संतुष्ट रहिए। समझ गए? यहां पर भी एक कहानी याद आती है। एक इंसान था, उसके पास 200 एकड़ जमीन था। कितना जमीन था? 200 एकड़ जमीन था। उसका 50 एकड़ जमीन सरकार ले लिया। कितना जमीन सरकार ले लिया? 50 एकड़। 150 एकड़ जमीन था उसके पास, फिर भी उस सर पर हाथ दे करके, हे भगवान, 50 एकड़ जमीन हमारा सरकार ले लिया। एगो के पास मात्र घर वाला जमीन था, और वो खड़ा नदी में आकर के नाच रहा था, हमारा तो घर है, कोई बोलता है। अर्थात जो है उसमें खुश रहना सीखिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए, और उसी में लेबर करना सीखिए। सिचुएशन तो खुश रहने के लिए आपको खुद बनाना पड़ता है ना। क्या अंबानी थोड़ी ना हर वक्त खुशी रहते हैं, वो तो सब बड़े हैं। नहीं, इसलिए जो है प्रकृति ने आपको दिया है उसमें खुश रहना हर हाल में सीखिए। आपका काम है लेबर करना, लेबर कीजिए। अमीर गरीब परिवार में दुख सुख तो सबको आते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा उससे हट करके जीना सीखिए। और इतना जरूर मुझे कहिए जाते जाते टाइम तक, सर मैं आपको दाग नहीं लगने दूंगा। आपका इच्छा है सर जब पहला एंट्री मेरा हो तो आपके ही बच्चे का पहला एंट्री होगा सर। मैं चोरी नहीं करूंगा सर, और मैं आपका नाम रोशन करूंगा सर। मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, मैं आपको सक्सेस बन करके दिखा दूंगा। ये आप लोग 8 दिन बचा हुआ है, 8 दिन में ये मुझे करके जाइए। मुझे भी आप लोग से इच्छा है जो करें, ठीक है। ये बन करके आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपके साथ हूं। मैंने भी कम ने बदनामी झेला है आप लोगों के लिए, जानते हैं, कम नहीं। बस मैं इतना ही सोचता हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सका, इसलिए लोग मुझे बुराई किया। जिंदा की बुराई होती है,
मरने के बाद तो लोग बड़ाई ही करते हैं। मैं यही सोच करके मैं किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी लक्ष्य, अपने मंजिल को पाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा। अभी 5 बजा और मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट हूं। मेरा खाना उस रूम में रखा हुआ है। नहीं, मैं पढ़ा लूंगा पहले तब खाना खाऊंगा। समय है ना आप लोग का। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सीखिए। और मैं कोई अमीर बाप का बेटा हूं भी नहीं, आप ही के गांव का एक सामान्य परिवार से मैं हूं। अपने बल बदौलत जो मैंने सेटअप तैयार किया है, अपने बल बदौलत, ठीक है, मेहनत करके, बस बच्चों का साथ है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, ठीक है, और मैं इस जगह पे आया हूं। आप भी बनिए, लेबर कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, हर हाल में पढ़िए, वरना जो होगा खुद भोगिएगा, दूसरा कोई क्या करेगा। 8 दिन का समय है। चोरी कीजिएगा, पकड़ाइएगा। चोरी नहीं कीजिएगा, फेल कीजिएगा, सेकंड कीजिएगा। अगर मान लेते हैं आप अगर पढ़विए कीजिएगा, एक रिलेशन खराब होगा, 10,000, 15,000, 20,000 में फर्स्ट डिवीजन करवाता है लोग। जो नहीं पढ़ेगा, जो पैसा वाला है, देगा 20,000। कहीं अगर आपका काम नहीं हुआ, ओकरो से रिलेशन, जब आपने पैसा लो लेके हमारे काम नहीं कल के, काहे आप नहीं पढ़े तब ना झगड़ा हुआ। क्यों ऐसा कर्म करेंगे। मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मुझे मिलेगा ही, हर हाल में मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोग को ये चैप्टर चालू कर रहा हूं। अब मुझे विश्वास है जो इस चैप्टर का थ्योरी आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग घर पर पढ़ेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। ये भी टॉपिक कोई डिटेल में मैं बहुत फास्ट में लेकर के नहीं आया हूं, एकदम शॉर्ट में लाया हूं ताकि आप लोग के बीच में तुरंत खत्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मिट्टी संसाधन के बारे में आप लोग पढ़े थे, जैसे मिट्टी आप लोगों के लिए संसाधन था, उसी प्रकार से जल भी आप लोगों के लिए संसाधन है। जानते हैं, जो खाना के बिना आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक रह सकते हैं, क्योंकि मैं दुर्गा पाठ करता हूं तो 10 दिन तक खाना नहीं खाता, 10 दिन तक खाना नहीं खाता। लेकिन पानी के बिना मुझे 1 दिन बर्दाश्त करने के लिए सोचना पड़ता है। शाम में जब मॉर्निंग में मैं कुछ नहीं लेता, इवनिंग के टाइम में जब मैं आरती करके उठता हूं तब पानी पीता हूं ना, तो 1 लीटर पानी एक बार में मैं पी लेता हूं। तब लगता है जो आंख अंदर से बाहर निकला है। समझ गए, ऐसे करके लगता है। तो आप लोग ये चीज को मेंटेन कीजिएगा। जो खाना के बिना लोग कम से कम नहीं ज्यादा 10 दिन नहीं तो 2 दिन तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 2 दिन 3 दिन तक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो पता चल रहा होगा जो जब हमारे दैनिक जीवन के लिए अगर पानी मुश्किल है तो पानी भी तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण संसाधन होगा ही। देखिए, कहता है जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। जल जो हम लोगों को प्राप्त होता है उसके स्रोत कहां से, तो भूपृष्ठीय जल यानी भू के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में, भू के पृष्ठ पर, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं नदी, पोखर, तालाब। उसके बाद आपको भूमिगत जल के अंदर, जिसको हम लोग किसके माध्यम से निकालते हैं, ट्यूबवेल, पंप सेट, कुआं इत्यादि के माध्यम से निकालते हैं। वायुमंडलीय जल, ठीक है, महासागरीय जल, समझ रहे हैं। तो ये है आपके जल के स्रोत। कहता है हमारे दैनिक जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्षतः उपयोग होता है, जो हम लोग करते हैं। नहीं, महासागरीय जल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये खारा जल होता है, और ये तो वर्षा के जल होते हैं जो समय आता है, मतलब जब हमारी इच्छा होती है तब नहीं मिलता है ये। तो इसलिए ये दोनों का चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे भूपृष्ठीय जल का और भूमिगत जल का। हाँ, नहीं, लेकिन होता है मवेशी धोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, अभी बहुत जगह पानी का उपयोग होता है। अभी समझ गए, जैसे गंगा का पानी है, क्या बड़े बड़े जो प्लांट लगे होंगे गंगा के तट पर, उसमें तो गंगा का ही ना पानी का प्रयोग किया जाता होगा। इसलिए भूपृष्ठीय जल का प्रयोग हम लोग कहेंगे जब भी करते हैं। आइए, कहता भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल या धरातलीय जल कहते हैं। भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है, यानी वर्षा के पानी से ये पानी जमा रहता है। भूपृष्ठीय जल नदी, नाले, झील, तालाबों, सागर एवं महासागर में पाए जाते हैं भूपृष्ठीय जल। अब कहिएगा सर भूपृष्ठीय जल और यहाँ पर महासागरीय जल, तो भूपृष्ठीय जल जो होता है सो पृथ्वी के तल पर होता है, लेकिन वो भी आपको कहलाएगा सागर का जल का विदेश से आ जाता है, वो भी तो वही है, ठीक है। आप कहिएगा सर पहाड़ से आता है, माना कि पहाड़ के पिघलने से आता है, तो क्या वर्षा का पानी उसमें नहीं जाता है, थोड़े दोनों पानी जाता है ना। आइए, अब है एक भूमिगत जल। कहता है वर्षा जल की धरातलीय छिद्रों से रिस करके कठोर आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। ये भी वर्षा के जल ही नहीं अंदर चला जाता है। और अभी आप लोग को पता होगा वाटर लेवल जो होता है, यानी पानी की जो स्थिति है वो काफी नीचे चला गया है। प्रकृति में
ठीक है, प्रतिकूल जो वातावरण हो गया है इस वजह से। आज से 2-3 साल पहले आप लोगों ने देखा था जो गांव में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते थे, पूरे 20 घर 25 घर 50 घर में एक चापाकल, जैसे अपने भीरी टोल में ब्रह्म स्थान में एक कल था जो पानी देता था। लोग कहाँ कहाँ के लोग वहां पर पानी लेने के लिए आते थे, नहीं बुआ? अब जरा सोचो, लोग को ताज़ा पानी पीने के बदला में वो गर्म पानी भी मिल जाता था तो लोग नसीब समझते थे जो मुझे मिल गया पानी। अब उस समय में हमारे समाज की बहू बेटी को नहाने में भी कितना परेशानी होती थी, जबकि गर्मी के मौसम में नहीं। तो ये था भूमिगत जल का वाटर लेवल, यानी नीचे चला जाना, जहां पर उनका पाइप था, ठीक है, वो अंदर चला गया उससे पानी। तो अब ढेर सारे वो जो आया है, कौन समरसेबुल कहता है ना, लोग समरसेबुल करवा करवा करके लोग विधि व्यवस्था में अभी सिस्टम में लाए हैं। तो अब गिरेगा भाई, सीधे एक बात है, जो हम दो और हमारे दर्जन दो। आप कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं जो हम एक पेड़ लगाएं? आपका बर्थडे होता है तो आप केक काट देते हैं 500 का क्लास में, घर पर 2000 रुपया पार्टी में खर्चा कर देते हैं, रेस्टोरेंट में 10,000 रुपया खर्चा कर देते हैं। क्या बर्थडे के नाम पर 2 पेड़ लगाने की इच्छा होती है आपको? दरवाजा पर एक पेड़ लगा दीजिए। दरवाजा आपका नहीं है, गरीब परिवार से है, चलिए ठीक है, रोड किनारे पेड़ लगा दीजिए, रोड के किनारे पेड़ लगा दीजिए। मॉर्निंग में उठते हैं, जिस समय में नित्य क्रियाक्रम करने के लिए जाते हैं, नित्य क्रियाक्रम करके हाथ पैर धो लीजिए, हाथ पैर धो करके आधा बाल्टी पानी ला करके उसमें रख दीजिए। वो पेड़ अगर बड़ा हो जाएगा, समझते हैं आप पापी आदमी है, ये है सब तरफ से, तो आपको कौन कहा जाएगा? अजूबा है आप, अजूबा, समझ गए? इसलिए याद रखिएगा, सिस्टम से रहिए, वातावरण में अनुकूल हो जाएगा। अगर अनुकूल हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। पानी में अभी जो बालाजी चौक की कहानी है, वहां पर जो पानी है लगता है पूरे पीला पीला भेल है, बर्तन में लगता है ना। अब बताइए, कहीं ना कहीं से पानी खराब। अरे अपने गए थे ना आप लोग 26 जनवरी के दिन स्कूल पे, तब देखे थे ना, लोग पानी पीता है। अभी तो जवानी है, लोगों को तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या पानी साइड इफेक्ट करता होगा ना शरीर में, तब बुझ भी नहीं करते हैं आप लोग। देखिए, भूमिगत जल के बाद है महत्वपूर्ण तथ्य। नानी शांत रहिए ना। भूमिगत जल के बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, कहता है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी के अधिकतर भूभाग पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व के कुल जल 96.5% जल महासागर में पाए जाते हैं। महासागरीय जल लवणीय होता है। विश्व के कुल जल का 2.5% जल अलवणीय होता है। महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं। इसी कारण महासागर को जल की संधि यानी जल संधि की संज्ञा दी गई है। विश्व का अधिकांश जल दक्षिण गोलार्ध में है, इसलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है ना। ऊपर में बुक में भी पढ़ने के लिए मिला था। तब आइए, ये जो मुख्य तथ्य हैं इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। कहता है विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। विश्व के पृथ्वी जल मृदु जल का 75% जल चादर या हिमनद के रूप में पाई जाती है, और हिमनद हिमालय का, ठीक है, हाँ। और 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में पाई जाती है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65.99% जल का अंश विद्यमान रहता है। समझ गए? मानव के शरीर में। आप कहिएगा सर, जब मानव के शरीर में 65% जले है तो उसके शरीर में बाहर से जल लेने की जरूरत क्यों होती है, और जब काटते हैं तो जल के बदला में खून क्यों निकलता है? हो सकता है ना। तो जानिए, ये खून जो है, ब्लड, वह एक तरल संयोजी उत्तक है, पढ़े होंगे। तरल संयोजी उत्तक है, यानी उसमें भी जल की मात्रा है कि उसी के कारण वो है। जैसे दूध को तो देखे हैं, हमारे शरीर में खून की मात्रा कितना प्रतिशत है? 1/4 माना जाता है, 1/4, ठीक है। 65%। हाँ, तो 10% में और सब कुछ होगा। हाँ, चलिए पहले यहाँ पर आ जाइए। देखिए, विश्लेषण कीजिएगा तो सबका परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है। जैसे हम आपको बायोलॉजी में बतलाते हैं, देखे हैं आहार नाल का, तो है तो यही पेट। आहार नाल में केवल आहार से रिलेटेड जो है रिलेटेड उसी का फिगर देता है। जब हम लोग देखते हैं उत्सर्जन, तो हमारे पेट में कौन कौन उत्सर्जी अंग है उसी का फिगर केवल दिखाई देता है। जब अगर जनन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जनन में कौन कौन हमारे शरीर का अंग भाग लेता है, केवल उसी का फिगर देता है। तो कहना यह है, जो मतलब हमारे शरीर में सब प्रकार के अंग हैं, उसके बारे में अलग अलग विश्लेषण कीजिए, अलग अलग उसका, ठीक है, डिटेल से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा जो कौन क्या कितना है कि नहीं। लेकिन हमारे शरीर में अभी देख रहे हैं चंदन,
ये चंदन हम जिस समय लगाते हैं ना, उसी समय में एकदम तुरंत सूख जाता है। सूखता तो दिखाई देता है, जो ये पहले किनारे से सूख, इतना हमारे शरीर में गर्मी है, तुरंत यानी 2 मिनट के अंदर अंदर सूख जाती है। तो शरीर में कहीं ना कहीं से जल का जो संतुलन है वो सही नहीं है, जल का संतुलन बिगड़ रहा है। तो उस जल को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आपके शरीर में, यानी एक सामान्य मानव को न दिया है 65%, या तो हमारे शरीर में कम होगा या हमारे शरीर में ज़्यादा होगा, जो संतुलन से कम बेस है। इसी कारण से ये देखने के लिए मिलता है। बहुत आदमी का शरीर देखिएगा, ऐसे करके अगर छूता है तो ठंडा महसूस होता है, बहुत आदमी का शरीर ऐसे करके छूता है तो आग की तरह गर्म महसूस होता है कि नहीं? ये तो अपना अपना शरीर का टेम्परेचर है, शरीर का सिचुएशन है, ठीक ना। आइए जल के देखिए क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं। सो कहता है पेयजल में यानी पीने में, जल विद्युत निर्माण में, घरेलू कार्य में, परमाणु संयंत्र में, सिंचाई में, उद्योग में, स्वच्छता में, मूल मूत्र विसर्जन में, जल स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य में, ठीक है, जल कृषि में, जल कीड़ा में, वानिकी में, ठीक है। इतना जगह हम लोग जल का उपयोग करते हैं। अब है आपको जल संसाधन का वितरण, यानी जल कहां पर कैसे पाया जाता है उसके बारे में जानना है। कहता है भारत में विश्व के लगभग 16% आबादी निवास करती है और भारत में विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है। बताइए, कहता है पृथ्वी पर 3 भाग में केवल जल ही जल है, यानी अप्रॉक्स 75%। अब 75% में पीने लायक कितना है? मात्र 4% है। तो समझ सकते हैं जो जल का किल्लत है कि नहीं। अगर हम लोग पीते हैं पानी तो कहीं ना कहीं उसमें दूषित है। जैसे मैं अपने घर की बात बतलाता हूँ, अब तो मैं घर जाता ही नहीं हूँ, बहुत कम जा पाता हूँ, लेकिन जब घर पे तो वो जो हमारा चापाकल है उसमें से वो जो कहते हैं पीला वाला नहीं निकलता है, कादो टाइप का, कादो का जो जैसा कलर होता है, हाँ, उस टाइप का बर्तन में लगता है। बर्तन में जैसे अगर दोनों पानी को रखिएगा, फिल्टर वाला पानी को और पानी को, दोनों को अगर नजदीक से सूंघिएगा तब आपको फील होगा ये पानी गंदा है। लेकिन क्या मैं नहीं पीता, लेकिन हमारे फैमिली के लोग या हमारे घर के अगल बगल के जो लोग होंगे वो पानी पीते होंगे ना। कादो का मतलब कि आपको उसमें कादो दिखाई नहीं देता है, पानी एकदम साफ दिखाई देगा ऐसे ही, लेकिन कुछ देर तक उसमें रह जाता है ना। तो जैसे जो बालाजी चौक पर पीला वाला लगता है वैसे ही एक कादो टाइप का लगता है इसमें। कौन चीज? हमारे घर पे नहीं नहीं, वो सबसे पहले वही कल था, वही ना कल खराब हो गया तो समरसेबुल हुआ। तो समरसेबुल रेयर केस में चलता है, उससे भर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब जरूरी होता है तो लोग कल भी चलाते हैं ना। तो वो बतला रहे हैं जो मतलब पानी के बारे में जो दूषित कैसे है, लेकिन लोग समझते थोड़े हैं। सब आदमी पीते हैं तो उनको आदत बना हुआ है, वही पानी पीते हैं अपना, ठीक ना। लेकिन हम तो जान गए ना, क्योंकि हम कभी कभी गए तो मुझे कभी कभी में पता चला जी ये पानी खराब है कि नहीं। आगे कहता है क्या, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्ति होती है। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। भारत में जलाशयों का जल भंडारण क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर थी। भारत में केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, जो कुल जल का 32% है। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं, लगभग कितना %? 42%। आगे आइए, इसमें कुछ और इंपोर्टेंट है टॉपिक। कहता है भारत में 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश तो आपको पता है जो आबादी के मामले में सबसे बड़ा भी है। ब्रह्मपुत्र नदी का विश्व की बड़ी नदियों में 8वां स्थान है। गंगा नदी का विश्व की बड़ी नदियों में 10वां स्थान है। और बउआ गंगा नदी की लंबाई, हाँ याद रखना, भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि बिहार में सबसे लंबी मानी भी जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होता है, लेकिन उपयोग योग्य जल बहुत कम है। उपयोग जल भंडार क्षमता के अनुपातित की दृष्टि से ताप्ती नदी प्रथम स्थान पर है। भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई है, यानी कम गया है। कहता 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगा और वो कमेगा। क्या आदमी भर दिन में 8 लीटर पानी पीते हो? 1 लीटर पीवे नहीं करते। अरे तब वो तो 4 लीटर अभी हो गया। जैसे अभी हम खाना खाने के लिए जाएंगे, खाना खाएंगे बस 1 से 2 घूंट बस, सच में हम भी पानी नहीं पीते। वही के बाद नहीं। हाँ, अब यहाँ से वो कोचिंग पर जाएंगे,
अगर कोई बच्चा पूछ दिया कि सर पानी पिएंगे, तब हम पी लिए तो 1 से 2 गिलास, इतना छोटा वाला गिलास है, वरना पानी नहीं। वहां से आएंगे तो फिर अगर दोबारा यहाँ अगर है कुछ खाने पीने वाला तो अब पानी पिएंगे, नहीं तो पानी नहीं। ध्यान ही नहीं जाता है पानी पे, तब बताओ शरीर का क्या हाल होगा तब भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे चलो बाबू, तनिया और पढ़ो, थोड़ा और देखो। कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बउआ हल्ला नहीं करो, बस यही गड़बड़ी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, विद्युत उत्पादन, उद्योग के जलापूर्ति, पर्यटन, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीवन संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि। देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तो हम आपको टॉपिक के रूप में दे रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे 4 गो टॉपिक उठाएंगे, ये चारों को डिटेल कर देंगे, 5 नंबर मिल गया। अभी हम बतला रहे हैं तभी आपको इन्हें उन्हें ध्यान जा रहा है, और यही चीज पूछ देगा तो मुंह बा दीजिएगा वहां पर जा करके, है कि नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी आपको इसमें मिल रहा है मेन टॉपिक केवल मिल रहा है, उसका विश्लेषण नहीं मिल रहा है, केवल टॉपिक। इसलिए बउआ ध्यान से देख लो। कहता है प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अब कौन कौन नदी घाटी परियोजना है इसमें मैं आपसे अभी अगर क्वेश्चन कर दूं तो नंबर जाइएगा। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना कौन नदी पर है? हो गया, सतलज नदी पर है। तब हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर परियोजना, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, सोन परियोजना। ये परियोजना आपको कई तरह से पूछेगा, मैं आपको ये लिखवा दूंगा परियोजना का अलग से क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंद बांध परियोजना किस नदी पर है, दामोदर, ठीक है, कौन चीज, हाँ महानदी पर है ये, और दामोदर घाटी दामोदरी नदी पर है, ये दामोदर नदी पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक अलग ये क्लास में आपको लिखवा दूंगा ताकि 1 नंबर की तैयारी होगी। टोटल परियोजना अगर मैं आपको लिखवा दूं तो 1 नंबर की तैयारी होगी, मात्र 1 नंबर की तैयारी। और अभी आपको मैं ये भी नहीं कह सकता जो बउआ आप किताब निकाल करके किताब से मिला करके लेकर के आना, ठीक ना। तो मैं इसके लिए आप लोग को अलग से परियोजना का और कौन नदी की लंबाई कितनी है, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। हाँ, कहाँ? उड़ीसा में। हम इस पर गए भी हैं पुल पर, ठीक है। ये जब रूट बदल करके हावड़ा के लिए आती है ना गाड़ी, जैसे भुवनेश्वर से हावड़ा, हावड़ा से फिर आप पकड़िएगा गाड़ी, तब आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और नहीं तो इधर से भी जाती है, महानदी होइए करके जाती है गाड़ी, लेकिन रात में क्रॉस करती है तो नहीं दिखाई देता है, समझ गए। हम गए थे, हम आप लोग को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से तो थोड़ा नॉलेज है ना। और देखिएगा अगर कोई आदमी ट्रेन में सफ़र किए हैं तो आपको दोस्त ढेर सारे हो जाते हैं सफ़र में हुआ तो इसका चर्चा किया। तो मैं रात में भी बाहर निकल करके देखा, लेकिन बाहर में देखने से क्या पता चलेगा, थोड़े पता चलता है, हाँ अंधेरा रहता है। तो देखे हैं, क्योंकि जो गाड़ी है ना साप्ताहिक गाड़ी है, ठीक है, जयनगर से जाती है, और वो गाड़ी आपको भुवनेश्वर पहुंचती है रात में 12 बजे में। अब बताइए 12 बजे रात में कौन उधर के लिए, वो थॉट इलाका है ना, उधर के लिए आपको साप्ताहिक गाड़ी है, डेली गाड़ी है भी नहीं, तो भीड़ भी रहती है गाड़ी में। भाई आइए जाएगा कि आइए तो गाड़ी है, आई नहीं जाएगा, तुम्हारा परीक्षा के बाद जाएगा तो मतलब नहीं समझे। नहीं कल शाम में गया था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिएगा, आप लोग को भी हम घुमा देंगे, खास करके लड़का सबको तो पहुंचाने के लिए जाएंगे तो जाएंगे ही ना। लेकिन सोचे हैं रितेश लोग से नहीं हुआ, प्रेम लोग से नहीं हुआ, तुम लोग को अभी हम उलान दे देते हैं। तुम लोग को अगर लेकर के जाएंगे तो जरूर कहना सर चलिए मंदिर घूम लीजिए, ठीक है, जगन्नाथपुरी, हाँ वो जरूर घूम लेना है। देखिए हर एक चीज की अपनी अपनी खासियत होती है, जो भी हो चलेंगे ही, 2 महीना बाद तो
देखेंगे सब आदमी विश्लेषण करके अच्छा से। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं बउआ। एगो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। स्थानीय लोगों, किसान, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा यह आंदोलन कौन चलाया था। ठीक है, ये अच्छा है। कहता जल संकट है, ये देख रहे हैं ना, जल संकट का इसी से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये क्या है? कौन चीज? ये पाइप दे रहे हैं, अंदर का सीन लिया है। हाँ, तो ऊपर भी दे दिए। ठीक ना। अरे तो मीटिंग होते 10 थोड़ी से बताओ बहुत बड़का हुआ है। अरे मैं लटक। ठीक है, आगे देखिए। कहता जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाती है। कहां से? नित्य क्रियाक्रम से लेकर के अंतिम में मुंह हाथ धोकर के सोने तक में। ठीक है, अगर इतना का प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो समझिए जो आपको जल की कमी है, चाहे शरीर से हो चाहे दैनिक दिनचर्या से हो। जल संकट के कारण सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है। जल की कमी के बउआ हल्ला नहीं करो, इसके शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड के 100 केंद्र में वृद्धि हुई है। यानी जल की कमी। कौन सी है? तब आइए, अब है आपको क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो कहता है जल संसाधन के सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन जरूरी है। अभी जो मैं आपको बतलाया बालाजी चौक का एग्जाम्पल में, चाहे आपके गांव के अगल बगल के चापाकल का एग्जाम्पल, वो क्या है? जल में प्रॉब्लम के कारण है, यानी समस्या के कारण है, तो क्या उसका संरक्षण जरूरी है ना। हम लोग क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं पन्नी में, पहले तो पन्नी में लेकर के आते हैं सब्जी खरीद करके। सबसे पहला देखिए बुराई, अभी भी हमारे यहाँ रखा हुआ है बेदाना पन्नी में, वो तो घमाता है, तो थोड़ा देर के लिए साइड इफेक्ट है कि नहीं उस फल के लिए। कौन चीज वो घमाता है? आप देखिए, अंगूर रख दीजिए, चाहे सेब लेकर के आइए, पन्नी को बांध करके रखिए और खोल करके देखिएगा, क्योंकि आता है सब फ्रिज का आइटम है नहीं। अब क्या करते हैं, जो चलिए उसको रहने दीजिए, खा लिए चाहे खोल करके रखे, पन्नी को क्या किए सीधे बाहर फेंक दिए। बाहर फेंके, कोई आदमी उसको साफ करके फेंक दिया रोड काट से उठाया, कचरा में रख दिया। कचरा में क्या हुआ, धीरे धीरे वो पन्नी जमीन के अंदर जा रहा है, और जमीन के अंदर जाकर के वो मृदा प्रदूषण कर रहा है। मृदा प्रदूषण करके अभी पागल बन रहे हैं आप लोग। यह चीज में हम कह देंगे सबको कि सबका मिजाज बुलंद हो जाएगा। किसी का दांत उतने सुंदर नहीं है जितने सुंदर दिखा रहे हैं आप लोग, इसलिए इतने सही रहिए। राष्ट्रीय जल नीति कहता है जल संकट के निवारण हेतु सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 1987 को संशोधित राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रख करके योजना निर्मित किया गया। पहला, जल की उपलब्धता बनाए रखना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, और प्रदूषित जल की स्वच्छ रख उसका फिर पुनर्चक्रण करना है, जो कि यमुना नदी में दिल्ली में होता है। देखिए जल संरक्षण की कौन कौन सी विधि है, तो कहता है भूमिगत जल की पूर्ति करके, जल संभर प्रबंधन करके, यानी जल को एक जगह जमा करके रखने के लिए जो छत पर टंकी बनाया जाता है, हाँ छत पर टंकी बनाया जाता है बहुत जगह, ठीक है, ढलवा बना करके, अब वर्षा जल को संग्रहित करके रखता है अपने, ठीक है, जमीन में भी करता है, ठीक है, अपने यहाँ नहीं होता है, कोई और राज्य में होता है ये वर्षा के जल को, ठीक है, वर्षा जल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तकनीकी का विकास करके, तकनीकी का विकास जानते हैं, वही समरसेबुल, पहले लोग को जानता था ये सब चीज, ठीक है। कहता है वर्षा जल को कैसे संग्रह करते हैं, इसमें उचित दिया हुआ होगा। वर्षा के जल को जमा करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मसीनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर है इसी टाइप से देखिए ये है ना, वर्षा हो रहा है, देखिए ये पानी को ला करके ये टंकी में जमा करता है ना, ठीक है, मेघालय और चेरापूंजी में। वो गंदगी के कारण वो पानी नहीं रहता है काला टाइप का, उसको अगर लाओगे ना वो पानी एकदम साफ रहता है। वो पानी जो तुम्हारे वस्तु पर पड़ता है उससे जो धोड़ा करके, जैसे देखना अभी खपरा वाला घर तो आप कम देखने के लिए मिलता है तुम लोग को, नहीं तो खपरा का जो घर रहेगा
तो साल भर में देखना काला हो जाता है खपरा। और फिर जैसे वर्षा का पानी होने लगेगा एकदम स्पीड में होगा तो देखना उजला हो जाएगा। हाँ, हल्का हल्का अल्प मात्रा में। अब बताओ, वो जो खपरा वाला जो पूरा काला था वो कहाँ हुआ? बारिश के अंतर्गत हमारी जमीन पे आ गया। नहीं, यही कारण होता है काला होने का। आगे देखो, कहता राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिसे जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर कहा जाता है। राजस्थान के विष्णु फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का कार्य तरुण भगत संघ नामक एनजीओ कर रही है। राजस्थान और मेघालय में वर्षा जल का संग्रहण छत पर ही किया जाता है। पहले मैं आपको बतला दिया ना, जो अपने राज्य में नहीं किया जाता है, लेकिन कई ऐसा जगह है, जैसे ये छत है ना, तो यहाँ पर टंकी बना देगा अंदर करके। आओ है उन्हें जो बना तो वह है नहीं, अपना के लिए नहीं है, वो छत पर सर बनाए हुए हैं। हाँ, उनका पता नहीं अब किस पर्पज से वो बनाए थे, लेकिन है उसी टाइप से है, छोटा छोटा है। कहता बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है? सो देखिए, सोन, गंडक और कोसी। बिहार में अगर शोक नदी के नाम से जानने वाला नदी कोसी। हाँ, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सोन परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। सोन परियोजना से टेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूर्व की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले में सिंचाई होती है। पश्चिम की नहर से रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिले में सिंचाई होती है। इस नहर के पूर्वी शाखा पर वारुण नामक स्थान पर शक्ति गृह लगाए गए हैं, यानी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इस नहर के पश्चिमी शाखा पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है। 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगा करके बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कौन नदी पर? सोन नदी पर। हाँ, दिल्ली से जब आइएगा ना तब आपको ये नदी मिलेगा रास्ता में। आइए। हाँ, कौन चीज, कौन रूट से आया था? वैशाली एक्सप्रेस से आओगे तब मिलेगा सोन नदी रास्ता में। हाँ, किला से। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो बउआ, कहता सोन परियोजना के कारण सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी चावल की खेती वहां पर, ठीक है, सिंचाई के माध्यम से किया जाता है। नोट, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को कदवन जलाशय योजना के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, बिहार की प्रस्तावित परियोजना में कौन कौन है? सो देखो, दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना। ये आपका था मेन टॉपिक। अब है यहाँ से आपको समझ गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। आपको हीराकुंद बांध परियोजना जो आपको वहां पर टॉपिक के रूप में पढ़ना था, भैया यहाँ पर देल भी है, ठीक ना। अब देख लीजिए, ये है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना हीराकुंद बांध परियोजना। हीराकुंद बांध परियोजना कहाँ है? महानदी पर। महानदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोई दिक्कत? आइए, अब है आपको सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। देख रहे हैं ना, मेन है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। आइए, यहाँ पर है अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में भी देख लीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का पूछेगा ना। वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे हम लोग नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे है आपको दिया हुआ बाढ़ नियंत्रण के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, परिवहन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, जल कृषि, सब वहां वाला टॉपिक को यहाँ पर उठा करके रख दिया है ना। अगर आप टॉपिक को देख लेंगे तो क्या आपको याद करने में कहीं से परेशानी होगी? तो देख लीजिए, अब है आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी कहता है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। अगर आप टॉपिक को देख लिए हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। मन से पढ़िए, सुंदर से पढ़िए और ऐसे जरूर पढ़िए जो मन लगे और एक नया इतिहास रचा जाए आपके पढ़ाई से, ठीक है। जरा सोचिए, अगला दिन आप लोग को अब वन के बारे में पढ़ाएंगे, तत्काल समझ लीजिए। कभी आप लोग ऐसा सोच करते हैं? अभी आप लोग का सामान्यतः लड़का लोग का उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल। चलिए सुनिए, पहले एक मिनट जरा सोचिए। 16 साल में मैट्रिक, 18 साल में आपका इंटर और 21 साल में ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब ये जनरली जो पढ़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, और ग्रेजुएशन
और 21.5 ने 22 साल में आप डीएम बन जाएंगे। जरा सोचिए उस स्टूडेंट के लिए, उस इंसान के लिए कितना प्राउड ऑफ फील होगा जो अगर 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में जो डीएम, लड़की लोग का उम्र कितना होता होगा तुम लोग को? 15। तो 21 साल, 21 साल में जो डीएम बन जाए, समझ रहे हो ना। और पढ़ने वालों के लिए कोई चीज है? अभी राकेश की उम्र 20 साल में, 22 साल में, 23 साल होता होगा, 23 साल में वो जॉब में है। ये शिवम झा 18.5 साल में, 18 साल में, नेट 18 साल में ज्वाइनिंग हुआ था। सोचो था यार इतना वो लड़का सब सरकारी नौकरी कर रहा है, समझ रहे हो ना। चंदन मेयर का जो है सिचुएशन को देखो, बंदूक लेकर के जो जाता था, कल हमको दिखलाया है कॉपी पहुंचाने के लिए, देखता होगा तो एक रहते को तो 10वां का बच्चा परीक्षा दे रहा है। जिससे अगर चंदन को खड़ा कर दिया जाए, अनमोल को खड़ा कर दिया जाए, बताओ अनमोल के नजदीक में चंदन तनिया छोट लगेगा ना? तत्काल कहते नहीं, अब उम्र चंदन से तो छोटा है भाई, चंदन से छोटा है उम्र के, मतलब लंबाई चौड़ाई से लग रहा है जो से ये सीनियर है। अब बताओ ये रहेगा सामान्य ड्रेस में और चंदन रहेगा वर्दी बंदूक लेकर के, बताओ। इसलिए बाबू पढ़ाई करो, हंसो नहीं, पढ़ाई करो मन से। जब पढ़ने के लिए हो तो पढ़ाई करो मन से, ठीक ना। अब वरना इसका भुगत भोगी इतना बड़ा होगा जेकर खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं क्या कहूंगा, ठीक है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।